कैसे इंडिया के जासूस दूसरे देशों के लिए बिक जाते हैं और इंडिया के सारे खुफिया राज उगल देते हैं। 13 अप्रैल 1953 CIA ने लॉन्च किया अपना अब तक का सबसे खुफिया सेक्स एक्सपेरिमेंट, प्रोजेक्ट मिडनाइट क्लाइमैक्स। इसका मकसद दूसरे देशों के जासूसों को प्रोस्टिट्यूट से सेड्यूस करवाना, फिर अलग अलग देशों से ड्रग्स, लव पोशन और कई प्रकार के LSDs जैसे हेलुसिनेटिंग केमिकल्स मंगवा के उनका इस्तेमाल करके पता लगाना कि आखिर किस तरीके से CIA दूसरे देशों के एजेंट्स के माइंड को कंट्रोल करके उनसे सीक्रेट इंटेल लीक करवा सकती है। एक्चुअली में ना 1950s का दौर ही कुछ ऐसा था, क्योंकि तब कोल्ड वॉर चालू था और इसीलिए USA चाहता था कि विश्व में ज्यादा से ज्यादा देशों में उसकी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फैले, ताकि USA उन देशों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा के उन्हें अपने इंटरेस्ट के लिए काम करवा सकता था। सेम USSR भी यही चाहता था कि जितना हो सके वो अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फैला सके, और इसीलिए उन्होंने ऑलमोस्ट 7 देशों से एक वॉरसॉ पैक्ट भी साइन करवाया था। और USA का तो जैसे आप जानते ही होंगे 12 देशों के साथ मिलकर उसने NATO बना दिया। लेकिन फिर 1947 में जैसे ही इंडिया का जन्म हुआ, इन दोनों ही सुपर पावर्स की नजरें हम पर पड़ी। अमेरिका ने CIA और USSR ने KGB का इस्तेमाल करके इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। CIA ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया को ग्लोबली आइसोलेट करने की, इंडिया में और इंडिया के साथ अलग अलग देशों के वॉर्स भड़काने में, इंडिया को टेररिज्म का शिकार बनाने में और इंडिया को कई टुकड़ों में तोड़ने में। इंडिया पर कंट्रोल हासिल करने की इस रेस में सबसे पहला चाल चला USSR ने। उन्होंने तो हमारे देश के पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ही गिराने का प्लान बना लिया था। लेकिन इसके लिए उन्हें इंडिया में एक जासूस चाहिए था, एक ऐसा जासूस जिसे हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स की हर नव्ज तो पता हो, लेकिन आइडियोलॉजिकली वो एक हार्डकोर कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट हो। और उन्हें वो इंसान मिला भी, अजय घोष, ऑल इंडिया हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। KGB के डायरेक्टर वेसिली मित्रोखिन ने खुद अपनी किताब मित्रोखिन आर्काइव्स में लिखा है कि उन्होंने अजय घोष को बकायदा KGB का एक एजेंट बना के इंडिया में प्लांट किया था, और उसके बदले में जाहिर सी बात है घोष को सोवियत से भारी मात्रा में फंडिंग्स भी आ रही थी। 1950s में तो अजय घोष और दिल्ली KGB के हेड ने कई सारे फेक शेल कंपनीज भी ओपन कर लिए थे, जो ऑन पेपर ये बताते थे कि वो USSR को कुछ कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन असल में इनके आड़ में सोवियत CPI को भर भर के पैसे भेज रहे थे। मित्रोखिन आर्काइव्स के मुताबिक इस पूरे ट्रेड से अजय घोष को उस वक्त 30 लाख रुपए मिले थे। यस, 30 लाख रुपए 1970s में, करोड़ों में इसकी वैल्यू थी। लेकिन ऐसे अमाउंट्स अक्सर USSR के लिए उस वक्त इन्वेस्टमेंट की तरह हुआ करते थे, और यह सिलसिला बहुत पहले से ही चालू था। इनफैक्ट 1957 में तो CPI केरला में इलेक्शंस भी जीत गई थी, और यह दुनिया की पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन पाई सिर्फ इन्हीं फंडिंग्स के बेसिस पर। मगर इनका केरला स्टेट में जीतना तो महज बस सिर्फ शुरुआत थी। साल 1965 जैसे ही आया, सेंटर में PM शास्त्री जी की गवर्नमेंट आ चुकी थी। बट 1969 तक USSR ने यह भी पासा पलट दिया। 1969 में जब कांग्रेस 2 फैक्शंस में स्प्लिट हो गई थी, तब इंदिरा गांधी की सरकार को मेजॉरिटी पूरी करने के लिए MPs कम पड़ रहे थे, तो बड़े ही स्ट्रेटेजिकली CPI ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे उनके फैक्शन को फुल मेजॉरिटी मिली और वो इलेक्शंस जीत गए, और नतीजन KGB की आइडियोलॉजी फाइनली इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट में आ चुकी थी। अब यह चीज KGB के लिए एक हिस्टोरिक विक्ट्री था, क्योंकि इससे वो डायरेक्टली इंडिया के सेंट्रल ऑफिसर्स के साथ नजदीकियां बढ़ाकर उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ऑफर करके अपने साइड में ले सकते थे। बेसिकली अब KGB सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को खरीद कर इंडिया के टॉप पोजीशंस में अपने और भी जासूस बिठा सकते थे, और ऐसा हुआ भी। मित्रोखिन आर्काइव्स में क्लियरली मेंशन्ड है कि उस वक्त में PM इंदिरा गांधी के 40% कैबिनेट मिनिस्टर्स कंप्लीटली KGB के पेरोल पे थे। आए दिन PMO में सोवियत से भर भर के पैसों के बैग्स आया करते थे। KGB के इंडिया हेड ओलेग कैल्युगिन ने तो उस दौर में यह तक कह दिया था कि इंडिया वॉज लिटरली अप फॉर सेल, हमारा पूरा देश ही बिकने के कगार पर आ चुका था। अब जाहिर है USSR ये सब मुफ्त में तो नहीं कर रहा था। इस जेनरस सपोर्ट के बदले में उन्होंने हमसे 2 चीजें हासिल की। पहला, इंडिया की एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसके हेड CPI के ही एक मेंबर बन गए, और उन्होंने अपने टेन्योर में ही इंडिया में JNU जैसी यूनिवर्सिटीज बनवाई, जिसे हम जानते हैं आज तक एक एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी का गढ़ माना जाता है।
यूएसएसआर की शुरुआत से ही सोच थी कि उन्हें कैसे भी करके इंडिया की आने वाली पीढ़ी, इंडियन यूथ को आइडियोलॉजिकली सोशलिस्ट बनाना है और इसके लिए यूनिवर्सिटीज से अच्छी और कोई जगह नहीं हो सकती। फिर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यही वो समय भी था जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास करके इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट शब्द को इंट्रोड्यूस किया था। सो दिस वॉज ऑल्सो अ मेजर विन फॉर यूएसएसआर। बट अब भी एक प्रॉब्लम थी। एक डेमोक्रेसी में एक सरकार कब तक बनी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और इसीलिए केजीबी ने डिसाइड किया कि अब उनका अगला निशाना होगा इंडिया का ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, द स्टील पिलर। और जाहिर है इसके लिए उन्हें तलाश थी अब एक नए एजेंट की जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में रहकर केजीबी के लिए जासूसी कर सके। अब इंटरेस्टिंगली यूएसएसआर में इसी दौरान एक नई इंडियन कंपनी SLM मानेकलाल की स्थापना हुई और केजीबी को एक न्यूज मिली कि इस कंपनी में एक एम्प्लॉय कुमार नारायण काम करते हैं जिनकी इंडिया के अलग अलग गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स में पहचान है। कुमार नारायण एक्चुअली में इंडिया के कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक सिविल सर्वेंट रह चुके थे और इसीलिए उनके गवर्नमेंट में कई सारे कॉन्टैक्ट्स थे। सो केजीबी को खबर मिली कि इन्हीं कॉन्टैक्ट्स को वो अक्सर 50 रुपए या कभी कभी तो सिर्फ एक ब्लैक लेबल दारू की बोतल देकर ही उनसे फ्यूचर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और टेंडर्स के बारे में इंटेल निकाला करते थे, ताकि इस इंफॉर्मेशन से उनकी कंपनी गवर्नमेंट के कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स क्लोज कर सके। अब ये इंटेल मिलते ही केजीबी ने तुरंत कुमार को एक ऑफर दे दिया कि अब से वो उनके लिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स लीक करके लाए और इसके बदले में केजीबी उनको पर पेपर 100 पाउंड्स दे देगी। जस्ट इमेजिन, उस वक्त एक सिंगल पेपर के लिए 100 पाउंड्स मिलना, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आप जानते ही हो कितने पेजेस के होते हैं। ऊपर से कुमार को तो उसके दोस्त सिर्फ 50 रुपए या एक ब्लैक लेबल दारू की बोतल के बदले में इंटेल दे दिया करते थे, और इसीलिए ये ऑफर सुनते ही कुमार इसे रिफ्यूज नहीं कर पाए और वो केजीबी के लिए काम करना शुरू कर दिए। उन्होंने धीरे धीरे करके अपना नेटवर्क भी बढ़ाना शुरू कर दिया, और एक ऐसा टाइम आ गया था जब हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स बिककर केजीबी के स्पाइस बन चुके थे। ये इंडिया में ही रहकर इंडिया की ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के डिटेल्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स, रॉ और आईबी के फ्यूचर मिशंस, यहां तक कि इंडिया की डिफेंस प्लानिंग, मतलब इंडिया कौन से मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स, वॉरशिप्स या वेपनरी खरीदने वाला है, इन सब के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स केजीबी को लीक कर रहे थे ऑन अ रेगुलर बेसिस। और इन इंडियन ऑफिसर्स को बदले में कुमार पैसे तो देते ही थे, पर उन्हें खुश करने के लिए वो ऑफिसर्स को प्रोस्टिट्यूट्स, लैविश पार्टीज और ब्लैक लेबल्स की बॉटल्स का अनलिमिटेड सप्लाई भी देते थे। सो यू सी, ये थी कुछ हालत। अब यूएसएसआर जो हमारा दोस्त हुआ करता था, आज तक है, अगर वो इस हद तक डेस्परेट था इंडिया में ही इंडिया के खिलाफ एक बड़ा स्पाई नेक्सस खड़ा करने के लिए, तो आपको क्या लगता है यूएसए, अमेरिका क्या पीछे रहेगा? जहां 1950 से लेकर 1970s के दौर तक यही चल रहा था, वहीं पर 1960s में सीआईए ने भी इंडिया के गवर्नमेंट लेवल में इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्योंकि तब सेंटर में सोवियत लीनिंग इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसीलिए सीआईए को कैसे भी करके इस सरकार को गिराना था। अब इसे सीआईए के लिए एक इत्तेफाक बोलो या उनकी प्लानिंग, लेकिन इसी दौरान यानी कि 1975 में पूरे भारत में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, जो 2 सालों तक चली। इससे अनफॉर्चुनेटली जनता पीएम इंदिरा गांधी को एक तानाशाह, एक डिक्टेटर की तरह देखने लग गई थी। ऑपोजिशन के भी लोग उन पर यही आरोप लगा रहे थे, और उन्हीं में से 2 लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ काफी बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक जेपी नारायण और दूसरे मोरारजी देसाई, जो शास्त्री जी के मौत के बाद से ही खुद पीएम बनना चाहते थे, पर उनकी जगह इंदिरा गांधी को पीएम बना दिया गया था। और इसीलिए बस यही लोग सीआईए को अपने मकसद के लिए 2 परफेक्ट कैंडिडेट लगे। जेपी नारायण को लेकर तो खुद पीएम इंदिरा गांधी ने एलिगेशंस लगाए कि जेपी एक सीआईए के एजेंट है। फिर इमरजेंसी के दौरान जनता के आक्रोश को देखकर मोरारजी देसाई ने भी इसी तानाशाही के मुद्दों को पकड़कर यह नैरेटिव फैला दिया कि अगर उनकी सरकार जीतेगी तो वो देश में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करेंगे, वो वापस से डेमोक्रेसी को लाएंगे जो इंदिरा गांधी ने छीन लिया है। इस नैरेटिव की वजह से उस वक्त मोरारजी इलेक्शंस जीत गए और सीआईए ने उसके बाद उन्हें भर भर के फंड करना स्टार्ट कर दिया। अमेरिकन जर्नलिस्ट सीमोर हर्श
ने कई रिपोर्ट्स में यह क्लेम किया है कि मोरारजी देसाई भी एक CIA एजेंट थे, जिन्हें उन दिनों CIA सालाना का $20,000 पेमेंट में देती थी। अब इसका इंपैक्ट कुछ ऐसा हुआ कि इंदिरा गांधी के बाद PM मोरारजी के टेन्योर में इंडिया US रिलेशंस अच्छे हो गए। इनफैक्ट उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड अमेरिका में जाकर इंडिया की तरफ से माफी भी मांगी और कहा कि PM इंदिरा गांधी का 1974 का न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा गलत था। आगे से इंडिया ऐसा कभी नहीं करेगी और अगर करना भी हो तो वो US से पूछ के ही कोई भी काम करेगी। अब आप ही सोचो, जब एक देश के PM और डेप्यूटी PM खुद ही उस देश के डबल एजेंट्स बन जाए तो उस देश की क्या स्थिति होगी भला। इंडिया पर CIA का एक अच्छा खासा कंट्रोल आ चुका था, लेकिन जस्ट लाइक USSR CIA ने भी यही सोचा कि अब हमारी पकड़ इंडिया की ब्यूरोक्रेसी में उतनी स्ट्रांग नहीं है। मगर तब तक ऑन दी अदर हैंड KGB की पकड़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में काफी हद तक स्ट्रांग हो चुकी थी और इसीलिए अब बारी थी इंडिया में एक नया एजेंट तैयार करने की और इसके लिए CIA ने चुना रविंदर सिंह को। द काउबॉयज ऑफ रॉ बुक में ही ये मेंशन्ड है कि रविंदर वैसे तो एक आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन इन्हें बड़े ही चालाकी से CIA ने रॉ में प्लांट किया था। एक्चुअली मैं बैकग्राउंड स्टोरी एकदम शॉर्ट में बताऊं तो रविंदर की बहन रोजी CIA के एक विंग में काम किया करती थी और उसके रॉ में भी कुछ कॉन्टैक्ट्स थे। तो CIA ने रोजी से कहा कि सबसे पहले तो वो रॉ के एक सीनियर ऑफिसर से नजदीकियां बढ़ाए, जिसके लिए वो उन पर कुछ फेवर्स करे, जैसे उनके बेटे को उन्होंने CIA के ही एक एसोसिएटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिलवाया और इसके बल पर CIA ने उनसे कहा कि वो रॉ ऑफिसर को कहे कि उनके भाई रविंदर को आर्मी से हटाकर वो रॉ में एक पोजीशन दे दे। और अब रॉ में एंट्री मिलते ही रविंदर ने जितने भी इलीगल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो सकती थी वो सब किए, स्पेशली खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले काम, जैसे कि CIA के कहने पर खालिस्तानी टेररिस्ट को अपने ही घर में पनाह देना ताकि कोई उन्हें पकड़ ना सके। इसी दौर में उन्होंने बर्मिंघम पासपोर्ट स्कैंडल भी किया था, जिसमें उन्होंने खालिस्तानी टेररिस्ट को फेक पासपोर्ट्स बनवाकर इंडिया में घुसने में मदद की थी। इसके बाद रविंदर ने दिल्ली रॉ हेडक्वार्टर्स के कुछ ऑफिसर्स से दोस्ती करके उनसे भी सेंटर के कई सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकलवाकर CIA को लीक किए थे। रविंदर पर यह भी एलिगेशंस है कि उन्होंने एक रॉ एजेंट होते हुए भी पाकिस्तानी PM के बेटे मुर्तजा भुट्टो से अनऑफिशियल रिलेशंस बनाए थे, जो कि किसी भी डिप्लोमैट के लिए करना कंप्लीटली इलीगल होता है। लेकिन इतना सब होने के बाद जब रविंदर फाइनली एक्सपोज हो गए और उनका अरेस्ट वारंट इशू हुआ, तब तक तो अनफॉर्चुनेटली CIA उन्हें US ऑलरेडी ले जा चुकी थी। सो यहां पर भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया के साइड से इंटेल में काफी देर हो गई। अब रविंदर सिंह जैसे ऑफिसर्स का तो मैं बस एक एग्जांपल आपको डिटेल में बताया हूं। मिशन रॉ बुक में ऐसे इंडियन स्पाइस की एक पूरी लिस्ट है जो CIA के लिए डबल एजेंट का काम कर रहे थे, लेकिन पकड़े जाने से पहले ही वो US भाग गए। अगर ये वीडियो का क्लिप आपको पसंद आया तो पूरी वीडियो चेक करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।